मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आपको यह भी बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि पुलिस स्मृति दिवस पर आज हम देश के समस्त शहीद पुलिस जन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। वर्ष 2023-24 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के भी 2 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। मैं इस अवसर पर सभी शहीद पुलिस जन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबांज पुलिस कार्मिकों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रतिबद्ध है। पुलिस जन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी दिन रात अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने और विशेषकर महिला सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह के साथ ही लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 शांतिपूर्वक संपन्न करने में पुलिस बल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कार्मिकों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य प्रदेशों के अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 115 शहीद कार्मिकों के आश्रितों को 36 करोड़ 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी इस दौरान प्रदान की गई। प्रदेश के जनपद इकाइयों में नियुक्त पुलिस कार्मिकों के सुख सुविधा के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए और कल्याण के लिए 4 करोड़ रुपए, कार्यरत और सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 266 दावों के निस्तारण के लिए 30,56,000 रुपए की राशि, 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 312 प्रकरण हेतु 12 करोड़ 60 लाख रुपए, 135 पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 5 करोड़ 5 लाख रुपए, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 306 मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों की सहायता के लिए 9 करोड़ 8 लाख रुपए, 24 पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों द्वारा कराए गए
कैशलेस उपचार के अंतर्गत 21,16,000 रुपए के बिलों और पुलिस कार्मिकों के 205 मेधावी छात्रों को शिक्षा निधि के माध्यम से 53,30,000 रुपए की छात्रवृत्ति का भी भुगतान किया गया। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए 4 तथा दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 110 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1013 पुलिस कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 729 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 3 राजपत्रित व राजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्रदान किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 92 और राजपत्रित पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 455 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क 29 प्लेटिनियम, 51 गोल्ड और 783 सिल्वर राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने, पुलिस बल को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 से राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,54,000 से अधिक भर्तियां संपन्न हुई हैं, जिसमें 22,000 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न राजपत्रित पदों पर 1,41,000 से अधिक कार्मिकों को पदोन्नति भी प्रदान की गई। वर्तमान में 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण, उत्तर प्रदेश पुलिस बल की अवस्थापना सुविधाओं और पुलिस सुदृढ़ीकरण के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंधन के फलस्वरूप महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं प्रदेश पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमारी सरकार अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का एक नए युग की शुरुआत हुई है। हमारे बहादुर जवानों ने प्रदेश के अंदर शांति और सुरक्षा और कानून का राज बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया, इसमें पिछले 7 वर्ष में 17 जवानों ने प्रथम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की और 1,618 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत
77,811 तायनेसे के अंतर्गत 923 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। माफिया और आपराधिक गिरोहों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया तथा उनके 66 सहयोगियों कुल 97 को आजीवन कारावास। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा साद मियां खान और अपर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार के पर्यवेक्षण में एसीपी तृतीय ग्रेटर नोएडा अरविंद कुमार ने आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस बल के साथ में थाना दनकौर क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा दनकौर और बिलासपुर में पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। और साथ ही इस दौरान पुलिस टीम को निर्देशित किया गया कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, यातायात व्यवस्था को बाधित न किया जाए, संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों और व्यक्तियों को रोककर उनकी तलाशी ली जाए और सभी पीसीआर और पीआरवी वाहनों से लगातार पेट्रोलिंग की जाए। वहीं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी हो रहा है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं और यहां पर संबोधित भी कर रहे हैं। पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़िग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो पुलिस स्मारक की मध्य में एक अड़िग शिला दिखाई पड़ती है, वो शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अड़िग फैसले का प्रतीक, हमारे जवानों की प्रखर देशभक्ति का भी प्रतीक है और हमारे जवानों की देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वोच्च बलिदान देने की उत्कंठा का भी प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसलिए इस दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में हम सब मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, सालों सालों तक हमारे देश भर के नागरिकों को ये स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार
चैन की नींद सो रहे हैं, इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 36,468 पुलिस के जो जवानों ने, अलग अलग बल के कर्मियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी के चलते आज देश इतनी प्रगति कर पाया है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया है। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है डॉक्टर संबित पात्रा जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी, और आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। हम लोग थोड़े लेट हुए हैं, मगर फिर भी आपने बड़े धैर्यपूर्वक इंतजार किया। अभिनंदन। वैसे तो विषय शीश महल का है, शीश महल की तरफ जाएंगे, मगर पहले लोकतंत्र के विषय में बात करेंगे। जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, ठीक उसी समय आज आपने कवर भी किया है, दिखाया भी है। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की संगठन महापर्व का बैठक अभी चल ही रहा है। पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में आज किस प्रकार से संगठन का चुनाव, संगठन का महापर्व, सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता अभियान, इन सब विषयों पे चर्चा हो रही है। और इस दौरान हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जिन बिंदुओं से मार्गदर्शन किया है कार्यकर्ताओं का, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं उल्लेखित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने कहा कि बूथ से लेकर यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कहीं निर्वाचन होता है, चुनाव होता है और उसकी प्रक्रिया होती है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही होती है और यही वो संभव है। एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बूथ का अध्यक्ष, जिसे हम समिति अध्यक्ष कहते हैं, वहां से मंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से वह राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की सफर को तय कर सकता है। इस प्रकार का एक सदृढ़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे पार्टी में है। स्पष्ट भाव से हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि गति दैट इज स्पीड, व्याप्त दैट इज स्केल और कौशल दैट इज स्किल। जो स्पीड है, जो स्केल है और जो स्किल है, जिसके साथ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार कार्यरत है, सरकार जिसके माध्यम से काम कर रही है, उस स्केल, उस स्पीड और उस स्किल को लगातार अनेक वर्षों से हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी भी मैच कर रहा है। और ये जो संगठन पर्व है, उसका मुख्य उद्देश्य है अंत्योदय के लिए, गरीब व्यक्ति के भलाई के लिए किस प्रकार से संगठन और सरकार कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके गरीब की उन्नति के लिए आगे बढ़ सके। और सदस्यता का जो इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है आज और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसके माध्यम से आपको इस विषय में सूचित किया जाएगा, मगर आज हमारे अध्यक्ष जी ने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है कि हमारे वो देवतुल्य कार्यकर्ता ही हैं जिनके कारण आज सरकार की हर नीति जमीन तक पहुंच पा रही है और उसका एक बहुत बड़ा व्याप्त, एक बहुत बड़ी परिधि आज पूरे देश में बनी है। मुख्यतः यह बिंदु आज अब संबित पात्रा को सुन रहे थे, जो लगातार संबोधित कर रहे थे और जितने भी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनका धन्यवाद किया। और साथ ही लगातार जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, उनको लेकर भी जो कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी अपनी पूरी की हुई है, उसको लेकर भी संबित पात्रा ने लगातार उनका आभार जताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह की जानकारी भी साझा की है। और साथ ही संबित पात्रा नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से संवाद किया, उनके सवालों का जो है वो भी जवाब दिया है। आप संबित पात्रा को सुन रहे थे, जो कि लगातार आपको, तो सीधा आपको लिए चलते हैं रूस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यात्रा पर हैं। Its initiatives and engagement since its inception.
India brings great value to BRICS, and its contributions have played a vital role in shaping BRICS efforts in areas such as economic growth, sustainable development, and global governance reform. We place a great deal of importance on our involvement and our activities within the BRICS Forum, as we view it as a key expression of global multipolarity. BRICS also serves for us as a vital platform to tackle a range of global challenges, while also contributing to the shaping of a fairer, more exclusive and open international order. This year's summit, the 16th edition in Kazan, has as its focus the integration of new BRICS members into BRICS cooperation mechanisms, also strengthening economic cooperation, promoting cooperation for energy and food security, promoting cooperation in a host of areas related to science, healthcare, environmental protection, culture, sports, youth exchanges, and civil society. As you would be aware, this is the first summit that will be taking place after the first ever expansion of BRICS last year at the Johannesburg Summit. So this summit will be attended by the founding members as well as the new members. Just to give you an idea very briefly of the program of the summit begins on October 22. This is the day of welcome, and there is a leaders-only dinner on the evening of the first day. The main day of the summit is on the 23rd of October, and there are two main sessions, a closed plenary in the morning, followed by an open plenary in the afternoon, devoted to the main theme of the summit. The leaders are also expected to adopt the Kazan Declaration, which will lay the path forward for BRICS. This document is presently being negotiated in Kazan. The BRICS summit ends on the 24th of October. However, the Prime Minister, on account of pressing commitments back home, will return to New Delhi on the 23rd of October itself. But on the 24th, the summit will conclude with the BRICS Plus or the outreach session, where a number of countries have been invited by the chair. This session is focused on BRICS and the Global South, building a better world together. And it will have participation by the BRICS leaders who are there and these invited countries. I believe that about 28 heads of state and government and 5 international organizations will be participating in the outreach summit. The Indian delegation for the outreach summit will be led by Dr. S. Jaishankar, the External Affairs Minister. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is expected to have a few bilateral meetings. These are presently being worked out, and we will keep you updated on these meetings as they evolve. Just a special word about the city where the summit is being held. Kazan is the capital of the Republic of Tatarstan in Russia. It's the 5th largest city in Russia and a major cultural and educational center. We have around 1,000 Indian students in Kazan, and some of you may recall that during the visit of the Prime Minister to Russia in July, we had indicated our intention to open an Indian consulate in Kazan. Let me stop there, and I'll take any questions that you might have. Okay. So, Yeshi, first. Good afternoon. This is Yeshi Seli from the New Indian Express. So we've already read that there's going to be a bilateral between PM Modi and President Putin. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूस यात्रा पर हैं, जहां पर वो ब्रिक्स सम्मेलन को भी सम्मेलन में शामिल होंगे, जो कि 22 और 23 अक्टूबर को होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।